प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग पांचवें मॉडल पेपर को करने चल रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए। और यह आपका अंतिम मॉडल पेपर, इसके बाद आपका कोई भी मॉडल पेपर नहीं आने वाला। यानी हम लोगों ने आपके लगभग सभी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन कर लिए, पूर्वावलोकन की क्लास कर लिए। ठीक है, आपके सभी वीडियोज आपको फ्री में मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। पांच मॉडल पेपर भी हो गए। अब मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। इन्हें रिवीजन करना है, इन्हें पढ़ना है और जाकर के पेपर देना। आप मार्केट से मॉडल पेपर घटना चक्र का आ गया, उसे खरीद लें और उसे सॉल्व करते रहें। अब जो हमारे इंग्लिश के जो जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, जो मित्र इंग्लिश में चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं इंग्लिश का मॉडल पेपर अभी मार्केट में किसी का नहीं आया है। ठीक है, एक टीचर की दृष्टि से मान लेते हैं, अगर हम बैठ करके क्वेश्चन तो कहीं से उठा करके दे देंगे, बहुत सारे चैनल पे ऐसा किया जाता है, तो मैं उठा करके उसे दे तो दूंगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी खड़ी हो रही ना, कि एक अपना विजन होगा और उसमें उस तरह का अच्छा क्वेश्चन हो नहीं पाता। ठीक है, या तो बहुत कठिन हो जाएगा या तो बहुत सरल हो जाएगा। यह दोनों एग्जाम की दृष्टि से नुकसानदायक होते हैं। अगर बहुत सरल क्वेश्चन डाले गए तो भी बहुत नुकसानदायक है, और बहुत कठिन डाले गए तो भी बहुत नुकसानदायक है। तो ये चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचाएं, वह चीज़ें हम नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपकी सुपर ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश वाली क्लास चल रही है, उसमें सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हिंदी में आपको 90% मान लेते हैं, कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है वो 60% तो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 50% नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन 60% नियर अबाउट समझ पा रहे होंगे। जो कुछ चीज़ें हैं उसमें 60% तक आप समझ पा रहे होंगे, 40% नहीं समझ पा रहे होंगे हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में एनसीईआरटी वाली क्लास आप ज्वाइन करिए और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर वाली क्लास ज्वाइन करिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप काम कर सकते हैं, उस पर आपको लाभ मिलेगा। दोनों वीडियो जो आपको कल से रेगुलर मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, सभी डबल डोज की सीरीज देख जाइए, सभी मॉडल पेपर देख जाइए, सभी और देख जाइए। हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं और ईश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएँ। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। अब मैं बात नहीं करूंगा, आप जानते हैं मैं स्टार्टिंग में ही 1-2 मिनट जो बात करता हूँ, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट में फिर थोड़ी सी बातें करनी है। आज ये अंतिम क्वेश्चन पेपर है, तो आप जरूर पूरी बात सुन के जाइए, पूरा पेपर कर जाइए, आप लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइए। सुमेलित कीजिए, कह रहा एडवर्ड जेनर, ठीक, लुई पास्चर, इवान वस्की, स्टेनले और साल्क। चलिए बताइए कौन किससे सुमेलित है, यहाँ बता दीजिए। तो एडवर्ड जेनर के बारे में आप बताते हैं, चेचक का टीका इन्होंने खोजा था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, लोई पास्चर रेबीज का टीका ढूंढे थे। क्लियर है, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका ढूंढे थे, लुई पास्चर किसका, रेबीज का टीका ढूंढे थे। इवान बस्की विषाणुओं की खोज किए थे। इवान बस्की किसकी खोज किए थे, वायरस की खोज किए थे। तो आपको ऊपर मिल जाएगा नंबर 1 पे। स्टैनले मिलर और साल्क, साल्क क्या है, साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था और स्टैनले ने क्या किया था, तो विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया था। तो इस प्रकार से आपके कितने सभी ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अब इसको आपको मैच कराना। ठीक है, तो चलिए, एडवर्ड जेनर किसका काम था, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका ढूंढा था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का ऑप्शन कौन होगा, तो जिसमें ऑप्शन 2 होगा, तो यानी बी और डी में आपका आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा मिलाते हैं, लुई पास्चर रेबीज का टीका। तो लुई पास्चर रेबीज का टीका, तो आप देखिए बी वाला ऑप्शन आपका सही मिल रहा है, आपका बी वाला ऑप्शन सही मिल रहा है। ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बी वाले आंसर को आप आंसर बना लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने सबको बता दिया था, फिर से कहिए, दोहरा दें। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुई पास्चर रेबीज का टीका, इवान बस्की विषाणुओं की खोज। ठीक है, उसके बाद स्टेनले विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण और साल्क पोलियो का टीका। ठीक है, जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है आपको ये बताना है, तो कहेंगे केवल न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ, 30 सेकंड का काम है। यूपीटीटी जैसा कि बताया गया आपको अलग अलग वीडियो में, कि आपका यूपीटीटी 19 दिसंबर को सुनिश्चित किया गया। हालांकि 19 दिसंबर को जीआईसी का मेंस है और जीआईसी की क्लास आपकी चलाई जाएगी, आपको पता है। तो 19 दिसंबर का तो पेपर होने वाला नहीं है, या तो 20 को होगा, या तो 18 को होगा, या तो 2-1 दिन आगे पीछे होगा। ठीक है, लेकिन दिसंबर में आपका टेट होने वाला है। टेट के लिए चैनल की तरफ से आपको हिंदी की क्लास और इन्वायरमेंट की क्लास मुफ्त में दी जाएगी। आप जरूर जुड़ें और उसकी प्रैक्टिस पेपर और सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर, जैसे हम लोगों ने टीजीटी का किया उसी तरह से सबका प्रैक्टिस पेपर कराया जाएगा। जो मित्र हमारे पास हो गए हैं वो तो सुपर टेट की तैयारी करें। सुपर टेट पे अभी चैनल कोई काम नहीं कर रहा है, टीईटी पे हम काम कर रहे हैं। और टीईटी पे जो काम हमारा कर रहे हैं वो काम यही है, हम लोग पूरा पर्यावरण
पूरी हिंदी के सभी क्वेश्चन और सभी प्रैक्टिस पेपर क्लासेस पूरा रेगुलर करेंगे और एक एक करके सभी टॉपिक की क्लास करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर जुड़े रहें और उसका लाभ आप जरूर उठाइएगा। ठीक है, जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है अब आपको बताना। जीवाणुओं में जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑप्शन आपके सामने, केवल न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? केवल न्यूक्लिक अम्ल। व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया। आप जानते हैं 5 जगत बनाए गए थे। मोनेरा में सभी प्रोटिस्टा को रख दिया गया, यानी जीवाणुओं को रख दिया गया। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक, मोनेरा में सभी किसको रख दिया गया, किसको? प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया ना। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक को, प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर को, उसके बाद फंजाई में सभी मल्टीसेलुलर प्लांट, हेट्रोजीनियस प्लांट को या हेट्रोट्रॉपिक प्लांट को, उसके बाद प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो आप जानते हैं सबको। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल आरंभिक प्रकार का पाया जाता है, अर्थात डीएनए हिस्टोन प्रोटीन विहीन होता है, यानी डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वह कोशिका द्रव्य में बिखराता है। चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो उसी कोशिका में बिखरा होता है, जिसे हम कहते हैं केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मुझे उम्मीद है सब लोग जानते थे। क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन है? ये क्वेश्चन आपके उसमें देखेंगे प्रैक्टिस पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कौन होगा? माइकोप्लाज्मा। कौन होता है? माइकोप्लाज्मा, जिसे आप पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद है आपको? पीपीएलओ कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा जो आपके लिए सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, उसके बाद सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे। एंटीबायोटिक दिया गया है और निर्माण में प्रयुक्त जीव दिया गया है। तो एंटीबायोटिक के लिए यहाँ पे पेनिसिलिन दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया, एरिथ्रोमाइसिन दिया गया, टेट्रासाइक्लिन दिया गया है, नियोमाइसिन दिया गया। अब यहाँ पे दिया है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बताइए पेनिसिलिन किससे बनता है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। किससे बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो एक का 3 होना चाहिए। तो एक अगर हम 3 देखें तो सी वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको एक सही है और आपको पूरा विश्वास है कि हमारा पेनिसिलियम नोटेटम सही, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब इसको मैच करा लेते हैं। ठीक है, मैं तो ये बता रहा था आंसर सर्च करने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे। इस पे पेनिसिलियम किससे बनता है? तो आप कहेंगे पेनिसिलियम किससे बनेगा, तो आपका आंसर हो जाता है, जल्दी बताइए, फोर्थ का आंसर आपको बताना है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम से नामक कवक से प्राप्त होता है, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस से, यानी फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होता है? ठीक, टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेंसियन, किससे? ओरोफेसियन से। ठीक, और नियोमाइसिन एक ही बचा हुआ है और वही उसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिस। इस प्रकार से इसको मैच कराना है। वहाँ पे सब मैच कराने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही मैच कराने का ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, वायराइड्स बने होते हैं, वायराइड्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे वायराइड्स बने होते हैं एक सूत्री आरएनए के। किसके बने होते हैं? एक सूत्री आरएनए के बने होते हैं वायराइड्स। सुमेलित कीजिए, साइनोफेज क्या है, फाइकोफेजेज क्या है, बैक्टीरियोफेजेज क्या है और माइक्रोफेजेज क्या है। ठीक है, माइक्रोफेजेज क्या है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपको मैच करा के बताना है कि आपका आंसर कौन सही होगा। चलिए यहाँ पे आपको इस छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो साइनोफेजेज, जैसा कि आप जानते हैं साइनोफेजेज क्या कहते हैं? नील हरी शैवाल कहते हैं। तो आप देखेंगे बी और सी दोनों में ऑप्शन दिया गया है बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइकोफेजेज क्या कहते हैं? फाइकोफेजेज को आप कहते हैं शैवाल। फाइकोफेजेज को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। साइनोफेजेज नीलहरी शैवाल, फाइकोफेजेज उसके बाद शैवाल, बैक्टीरियोफेजेज, बैक्टीरियोफेजेज को जीवाणु कहते हैं और माइक्रोफेजेज बचा हुआ है, माइक्रोफेजेज को क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? सही हो गया। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? आपको आंसर बताना होगा। तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे। क्या होता है? संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? वास्कुलर बंडल पाए जाएंगे लेकिन फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं। यानी किस टेरिडोफाइटा पौधे से सोना निकाला जाता है? अरे किस
टेरिडोफाइटा पौधे से सोना निकाला जाता है? बताइए भाई, सोना सोना है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने। इक्वेसिटम, इक्वेसिटम टेरिडोफाइटा पौधे से सोना निकाला जाता है। टेरिडियम का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। टेरिडियम दिखा ना, टेरिडियम का प्रयोग किसमें? चारे के रूप में किया जाता है। सिनेजिनेला का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। और लाइकोपोडियम का उपयोग किसमें किया जाता है? जीवाणु दवा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो सोना किससे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे इक्वेसिटम से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है सोना? इक्वेसिटम से निकाला जाता है। रंग की विचारधारा किस पादप शास्त्री ने दी थी? रंग की विचारधारा किस पादप शास्त्री ने दिया था? तो वाटिंगम और डूलियट ने दिया था। किसने? वाटिंगम और डूलियट ने दिया था। ठीक है। टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानी का विकास कितने प्रकार का होता है? टेरिडोफाइटा में बीजाणुधानी का विकास कितने प्रकार का होता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कितने प्रकार का होता है, जल्दी बता दीजिए। तो कह देंगे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे दिया गया लाइकोपोडियम, सिनेजिनेला, स्फेगनम और पॉलीट्रैकम और पोगोनेटम। तो अब आपको इसको सुमेलित करना है और इसको बताना है सुमेलित करके क्या है। ठीक है, चलिए आज मैं छोटा कर दिया, आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे। थोड़ा देर वर्क कर लीजिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। चलिए यहाँ आप देखें, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लब मास कहा जाता है। सिनेजिनेला को स्पाइक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक मास कहते हैं। तो 2 तो क्लियर हो गए। आ जाते हैं स्फेगनम, स्फेगमम को, स्फेगनम होता है, स्फेगनम को क्या कहते हैं? तो स्फेगनम को पीट मास कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट मास। ऑप्शन नंबर 5 पे है। ठीक है, उसके बाद पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम को क्या कहते हैं? पॉलीट्राइकम को पीजन मास कहते हैं। क्या कहते हैं? पीजन मास कहते हैं। और उसके बाद पोगोनेटम, पोगोनेटम को क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे, एक ही बचा हुआ है, मेडन हेयर मास। फिर से देखते हैं, लाइकोपोडियम को क्या कहा जाता है? क्लब मास कहा जाता है। सिनेजिनेला को स्पाइक मास कहा जाता है। स्फेगनम को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे स्फेगनम को कहा जाता है पीट मास। ठीक, उसके बाद स्फेगनम पीट मास हो गया। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम को पिजन मास कहते हैं। और पोगोनेटम को क्या कहते हैं? हेयर, मेडन हेयर मास कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, जो आपका इस आंसर का करेक्ट आंसर होगा। चले, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपका इस तरफ है। कोहनी, कोहनी एल्बो जानते हैं? एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट कैसी होती है आपको ही बताना। एल्बो जॉइंट कैसी होती है? आंसर छोटा सा है, आप बता दीजिए कैसा होता है? कब्जा संधि होती है। क्या कहते हैं? कब्जा संधि कहते हैं। एल्बो जॉइंट किसको कहते हैं? कब्जा संधि कहते हैं। ठीक है। 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में से किस एक संघ में नीले, हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और मेथनोजन बैक्टीरिया को रखा गया है? इन सबको मोनेरा में रखा गया। किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। ठीक है, प्रोटिस्टा में नहीं, मोनेरा में। किस में रखा गया? मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में सभी एक कोष के जीव रखे गए, जैसे युगलिना है, पैरामीशियम है, ठीक है, अमीबा है, ये सब प्रोटिस्टा में रखे गए। फंजाई आप जानते हैं एक अलग ही है, प्लांटी अलग ही है। तो मोनेरा आपका सही आंसर हो जाता है इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से किससे होता है? निद्रा रोग किससे होता है? तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ऑप्शन नहीं दिएगा। निद्रा रोग बताइए किससे होता है? तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से होता है। किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से होता है। किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन से निद्रा नामक रोग हो जाता है। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गोल्डफस ने किया था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। ठीक है। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना होती है। पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना होती है। चारों ऑप्शन आप पढ़िए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। गुरबीजाणु, परागकण तथा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष होता है। ठीक है। वर्ग ट्रिमेटोडा, वर्ग ट्रिमेटोडा को और किस नाम से जानते हैं? कह रहा है वर्ग ट्रिमेटोडा को और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे पर्णकृम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर्णकृम के नाम से जानते हैं। निमेटोडा का वास्तविक अर्थ क्या है? निमेटोडा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सूत्रकृमि। क्या है? सूत्रकृमि है। क्या है? सूत्रकृमि है। नेरिस एरिनोकोला तथा व कीटोप्टेरस जंतु एनिलिडा के किस वर्ग में पाए जाते हैं? नेरिस एरिनिकोला व कीटोप्टेरस जंतु एनिलिडा के किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे किस वर्ग में पाए जाते हैं?
पॉलीकीटा में पाए जाते हैं। किसमें? पॉलीकीटा में पाए जाते हैं। मोलस्का के जंतुओं का प्रसंस्करण तंत्र किस प्रकार का होता है? मोलस्का के जंतुओं का प्रसंस्करण तंत्र किस प्रकार का होता है? 20 का आंसर बता देंगे। खुला रुधिर प्रसंस्करण तंत्र पाया जाता है। किसमें? मोलस्का में खुला रुधिर प्रसंस्करण तंत्र पाया जाता है मोलस्का में। ऑप्शन बी सही है। चलिए, एनेलिडा व मोलस्का के बीच के योजक कड़ी, मैंने योजक कड़ी के सभी वीडियोज आपको प्रोवाइड करा दिए, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा डबल डोज में, ठीक है। तो एनेलिडा व मोलस्का के बीच के योजक कड़ी कौन है? तो आप कहेंगे योजक कड़ी कौन है? नियोप्लीना है। कौन है? नियोप्लीना। मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको ये 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज दिया है, उसमें एक मेजर टॉपिक आपकी छूट गई, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वह एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पीडीएफ है, मैंने आपको बताया था, मैं बौद्धिक पब्लिकेशन की बुक से दे रहा था। मैंने आपको, कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे थे, मैंने कहा था कि आप बुक खरीद लीजिए। 150 से 170-80 रुपये की बुक है, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप ले लेंगे तो आपके एग्जाम में काम आएगी, साथ में उसे पढ़ेंगे तो आपको और भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं, बुक बहुत अच्छी है, बौद्धिक पब्लिकेशन की बुक है, परीक्षा वाणी नाम है। तो मैं बता रहा था, उसमें जो ये पेज है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का, अंतःस्रावी ग्रंथि का, उसका पेज एक्चुअली में क्लियर नहीं है, तो पीडीएफ उसका प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम उसे आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसी के लिए हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा आपको 20 या 22 मिनट का एक वीडियो हमने प्रोवाइड कराया है। वह एंडोक्राइन ग्लैंड आपको डबल डोज में प्रोवाइड कराया गया। हालांकि वह इंग्लिश में है, लेकिन आप उसे एक बार अगर कर लेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। हार्मोन भी है, हार्मोन का नेचर भी है, उसके बाद उसका एक्शन किस पे होता है, वो एक्शन होने के बाद उस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करता है, सब कुछ वहाँ पे कवर किया गया है। पीडीएफ बहुत बेहतरीन पीडीएफ भी है और बहुत बेहतरीन वो क्लास भी है। आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। हालांकि हम कोशिश करेंगे संडे को उसके ग्रुप में भेज देंगे, संडे से पहले ही भेज देंगे, लेकिन आप जरूर देखिएगा, सैटरडे को या फ्राइडे को ही भेज देंगे। आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वो मैं इसलिए बता रहा था कि वो छूट गया था, तो इसलिए मैं बता रहा था। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, बात नहीं करेंगे। क्या है? सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुमेलित कर सकते हैं, चूँकि आसान लग रहा है। लाख है, कैथरीडीन है, रेशम है, शहद है। देखिए, आप थोड़ा सा ऑप्शन करिए, तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा हाँ आपको आ रहा था। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको चलिए देख लीजिए, बता रहे हैं। बोले 23 में कौन है? 22 का आप अगर देखेंगे, 22 सुमेलित कीजिए। लाख का कीट, लाख का कीट भाई बताइए। लेस्फर लक्का होगा, ये तो हो गया पहला। कैथरीडीन, कैथरीडीन आप बताएंगे किससे है? ब्लिस्टर बीटल से है, बीटल से हो गया। रेशम कीट, रेशम कीट आप जानते हैं, रेशम कीट है रेशम का। और शहद का मधुमक्खी है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन होगा? लाख, ए का दूसरा होना चाहिए, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा कहाँ पे है? सी ऑप्शन में। चले, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं सुमेलित करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आज का वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि आपसे मैं खुद देखने को कह रहा हूँ, तो आप ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट जाएगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सुमेलित कीजिए, बताइए भाई, यहाँ पे सुमेलित करिए। एस्टी राइडी है, ओफियो यूराइडी है, ओफी यूराइडी है, होलोथ्यूराइडी है, और इकाइनोआइडी है, इकाइनोआइडी। तो अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एस्टेराइडी का क्या सही होगा? बाइपेनेरिया लार्वा। एस्टेराइडी का क्या होगा? बाइपेनेरिया लार्वा। ओफियोराइडी का क्या होगा? आप जल्दी बता दीजिए। ओफियोराइडी का क्या होता है? ओफियोप्लूटस। होलोथ्यूराइडी का क्या होता है? होलोथ्यूराइडी का आरिक्लोरिया लार्वा है। और इकिनोआइडी का क्या है? प्लूटोपस है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? सही ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाता है। यह क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट रख के रखिए, जितना मैच कराने वाले, मैं आपको टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगा, लेकिन वहाँ पे आंसर नहीं जा पाता है, ठीक है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप घटना चक्र की या बुक खरीद लीजिए, 35 से 30 रुपये, 35 रुपये की है, आपके मार्केट में मिल जाएगी, जो भी आपके यहाँ बुक स्टॉल होंगे, ठीक है। तो ज़रूर खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो टेलीग्राम से इसको ले लीजिए और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अरस्तु की लालटेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया, खास करके पीएचडी में बहुत बार पूछा गया है। तो अरस्तु की लालटेन, ये तो बताना ही नहीं है, सब लोग जानते हैं, इसका आंसर भी सब लोग जानते हैं, तो छोड़ दें। क्या होता है अरस्तु की लालटेन?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसे पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है, 25 का आंसर करिए। पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है, पुर्तगाली युद्धपोत बताइए भाई, आपने बहुत पढ़ा होगा। फाइसिलिया को कहते हैं क्या आरेलिया को कहते हैं, जल्दी बताइए। दो ऑप्शन आप बताइए, आपके दो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, आप बताइए 25 का आंसर क्या होगा। फाइसिलिया आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, पोरीफेरा में पाया जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल तंत्र क्या होता है? तो पोरीफेरा में साइकान टाइप का प्रकार पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? 26 का आंसर क्या होगा? तो आप बताइए कैसा होगा? एस्कान प्रकार का। कैसा पाया जाता है? एस्कान प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। एम्फियाक्सस प्राणी निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्य होते हैं? एम्फियाक्सस प्राणी निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्य हैं? हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन 27 का जल्दी बता दीजिए आंसर कौन सही है। तो आप कहेंगे एम्फियाक्सस सिफेलोकार्डेटा का ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद ब्लैडर बार्न सिस्टी सर्कस लार्वा किसकी अवस्था होती है? ब्लैडर बार्न सिस्टी सर्कस लार्वा किसकी अवस्था होती है? तो आप कहेंगे किसकी अवस्था होती है? ये तो क्वेश्चन आसान सा है। आप कहेंगे फीता क्रीम की। किसकी? फीता क्रीम की अवस्था होती है। किसकी? फीता क्रीम की। सुमेलित के लिए सुमेलित करने वाला आप ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, क्या करें। चलें, अर्नेस्ट हैकेल, अगस्त बीजमान, फ्रेडरिक वाल्फ और विल्हेम राक्स और हेंस ड्रीस 4 वैज्ञानिक दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैच कराइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा आंसर हो सकता है, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। चलिए, अगर अर्नेस्ट हैकेल की हम बात करते हैं तो अर्नेस्ट हैकेल किससे हैं? पुनरावृत्ति सिद्धांत डी, ठीक है, पुनरावृत्ति सिद्धांत इनसे संबंधित है। अगस्त बीजमान आप जानते हैं जर्म प्लाज्म सिद्धांत है उनका। जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसका? अगस्त बीजमान का, ये तो बहुत फेमस है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेडरिक वाल्फ, तो एपिजेनेटिक का सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? एपिजेनेटिक का सिद्धांत दिए फ्रेडरिक वाल्फ। और विलियम्स राक्स मोजैक सिद्धांत दिए हैं। और हेंस ड्रीस जो है ये कौन सा सिद्धांत दिए हैं? रेगुलेटिव सिद्धांत दिए हैं। कौन? हेंस ड्रीस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है 29 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर दिया गया सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश और डॉग फिश। आपको बताना कौन सी फिश किस क्राइटेरिया मतलब किस संघ से संबंधित है, किस फाइलम से संबंधित है। आपको इसका आंसर बताना 30 का। तो 30 का आंसर आपका हो जाता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश किससे संबंधित है? जल्दी बता दीजिए। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ठीक है। सिल्वर फिश किससे संबंधित? आर्थ्रोपोडा से। स्टार फिश किससे संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। जेली फिश सिलेंट्रेटा से संबंधित है और डॉग फिश कार्डेटा से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन किससे सही हो जाता है? ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। आंकोस्फेयर्स पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? आंकोस्फेयर कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे आंकोस्फेयर पाया जाता है, जल्दी बता दीजिए कहाँ पे। तो टीनिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है। आंकोस्फेयर किस में पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव धान के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा ऐसा जीव है जो धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। कौन? नील हरित शैवाल, क्या कहते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आगे आ जाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति और नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोश की शैवाल का नाम बताइए। अंतरिक्ष कार्यक्रम में जिसका उपयोग किया जाता है तो उसे क्लोरेला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरेला का, ठीक है। आगे बढ़ जाए। शैवालों की कोशिका भित्त बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्त, जल्दी बताइए 34 का आंसर। तो किसकी बनी होती है? शैवालों की किसकी बनी होती है? शैवालों की सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कॉकों की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कॉक की किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? 35 का आंसर बता देंगे तो आप कहेंगे ज्लोरेली। कौन सा? जिक्लोरेली, ठीक। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक सेकेंड। हाँ, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आप बताएंगे, आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो आप कहेंगे लेमिनेरिया से। कहाँ से? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। कहाँ से? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। फ्यूनेरिया के प्रकंद होते हैं। फ्यूनेरिया के प्रकंद होते हैं, आपको बताना 37 का आंसर। फ्यूनेरिया के प्रकंद होते हैं, क्या होते हैं? बहुकोशिकीय शाखी और तिरछा सेप्टा। बहुकोशिकीय
साखी और एवं तिरछा सेप्टा होता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कैस्पेरियन पट्टी कहाँ पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे, तो आप बताएंगे कहाँ पाई जाती हैं? अंतस त्वचा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? अंतस त्वचा में पाई जाती हैं। निम्न में से किस ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किस ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आप कहेंगे 39 का आंसर कौन सा होगा? स्फेगनम। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फेगनम का। और उसके बाद भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे यस आर कश्यप को। किसको कहा जाता है? यस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? तो आप इसका आंसर बता देंगे क्या होता है ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय? तो आप कहेंगे क्या होगा? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। क्या होता है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा में स्थित चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? आप ये याद कर लीजिए, आपके पेट वगैरह में भी काम देगा। किसके लिए? पक्षियों के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का विवरण कहाँ दिया गया? तो आप कहेंगे रेड डाटा बुक का विवरण दिया जाता है विलुप्त जीव जंतु और संकटपन्न पादप और जंतुओं के बीच का जो अध्ययन किया जाता है, कहाँ रखा जाता है उसको? रेड डाटा सूची में रखा जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप बताएंगे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। तो ये तो आपसे कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी। ऊर्जा के पिरामिड होते हैं सदैव उल्टे सदैव सीधे, ठीक है, और कभी सीधे कभी उल्टे, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड आपको बताना 45 का आंसर। तो आप कहेंगे सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ओहो, ये क्वेश्चन तो आपका PDF सही नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय अनुकूलन नहीं होता? किसमें मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं होता? मरुस्थलीय नहीं, मरुद्भिदीय अनुकूलन नहीं होता। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाता है वातुयक की उपस्थिति। ये छोड़ दीजिए, ये बहुत क्लियर नहीं है, बुक भी मेरे पास इसमें नहीं है। चलिए यहाँ पा जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं? 4-5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं? तो आप कहेंगे इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? बीटा कोशिकाओं से। कहाँ से होता है? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रावण होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप कहेंगे यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण क्या होता है? पीला रंग पाया जाता है। हेनले के लूप किसका कार्य क्या है? हेनले के लूप का उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका? लूप ऑफ हेनले उत्सर्जन में कार्य आता है। किसमें? नेफ्रॉन की एक साइट होती है, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन का काम करता है। किसमें? उत्सर्जन का, ठीक है। मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो आप कहेंगे लोहा होता है। क्या होता है? मानव रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कह रहा है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, वो कौन सी ऐसी वाहिकाएं होती हैं? तो आप कहेंगे उसे फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। इनमें से किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? कह रहा किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो आप बताएंगे किस नहीं जमता? नहीं जमता है आपको बताना है 55 का आंसर। नहीं जमता हिपेरिन के कारण। शरीर के भीतर रक्त किसके कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण नहीं जमता, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके कारण होता है? तो वहाँ पे टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो लार से निकलती है, ठीक है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आमाशय में संपन्न होता है। कहाँ पे? आमाशय में संपन्न होता है। कहाँ पे? आमाशय में। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि वे जीव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। किसको? जीव रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। अस्थियां और पेशियों को आपस में जोड़ता है। हड्डी और पेशी को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, जो हड्डी को और पेशियों को आपस में जोड़ता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे 61 का आंसर क्या सही होगा? कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप बताएंगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है। आप कहेंगे 62 का ऑप्शन क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आप कहेंगे आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आप कहेंगे लैंडस्टीनर और बीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर और बीनर ने लगाया था। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है तो आप कहेंगे मस्तिष्क की कोशिकाओं में। किसमें? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। गेहूं अथवा मक्का के बीच में उपस्थित स्केटुलम अन्य एक बीजपत्री जीवों में किस प्रकार से के समतुल्य होता है? किस प्रकार से समतुल्य होता है? तो आप कहेंगे 65 का एक बीजपत्र के रूप में समतुल्य होता है। क्रमशः बीजपत्र कार्टिलेजन तथा बाह्यचोल टेस्टा खाद्य भाग होते हैं। कह रहा भाग कैसे भाग होते हैं? खाद्य भाग होते हैं। तो 66 का आंसर बता देंगे क्या होगा? मूंगफली तथा अनार। कैसे होते हैं? मूंगफली तथा अनार। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म तथा बीज चोलक युक्त बीज का उदाहरण क्या होता है? यानी भ्रूणपोष भी हो, परिभ्रूणपोष हो तथा बीज चोलक भी हो, एक कैसा एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल कौन होता है? अरंडी होता है। कौन होता है? अरंडी इसका ऐसा एग्जाम्पल होता है। वह पादप जिसमें अवरोही जड़ें पाई जाती हैं। कह रहा वह पादप जिसमें अवरोही जड़ें पाई जाती हैं तो कहेंगे स्क्रोपाइन। कौन है? स्क्रोपाइन है। कौन है? स्क्रोपाइन है। एक बीज पत्री पर्णों में पाया जाता है। एक बीज पत्री पर्णों में पाया जाता क्या है? अंतर्वेशी विभजोतक। क्या पाया जाता है? अंतर्वेशी विभजोतक पाया जाता है। मूलों के परिरंभ यानी पेरीसाइकिल उत्पन्न करती है। मूलों के परिरंभ यानी पेरीसाइकिल उत्पन्न करती कौन उत्पन्न करती? तो आप कहेंगे पार्श्व जड़ें। कौन उत्पन्न करती? पार्श्व जड़ें। ठीक है। सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें अनुपस्थित होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है हेलिकल व्यवस्थित नहीं, एक सेकंड, प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है तो आप कहेंगे हाँ हेलिकल व्यवस्थित प्रोटीन अणु। हेलिकल व्यवस्थित प्रोटीन अणु। वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाते हैं। कह रहा वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे क्रोमोसेंटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसेंटर कहलाते हैं। पोटोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पोटोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन जल के बराबर होती है। अवशोषित जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन जल के बराबर होती। पोटोमीटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। चलें आगे बढ़ जाएं। प्रकाशानुवर्ती यानी फोटोट्रॉपिन तथा गुरुत्वानुवर्ती यानी जियोट्रॉपिन गतियां किससे संबंधित हैं? तो कह रहा प्रकाशानुवर्ती यानी फोटोट्रॉपिन और जियोट्रॉपिन गतियां किससे संबंधित होती हैं? ऑक्सिन हार्मोन से। किससे संबंधित है? ऑक्सिन नामक हार्मोन से संबंधित होती हैं। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर को हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 100 मिलीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ मनुष्य है तो कितना होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य में? तो आप कहेंगे 12 से 16 ग्राम का। कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। मानवों में वेगस तंत्रिका की छत प्रभावित नहीं करेगी। वेगस तंत्रिका की छत प्रभावित नहीं करेगी किसको? तो आप बताएंगे किसको प्रभावित नहीं करेगी? तो आप कहेंगे जिह्वा गति को। किसको? जिह्वा गति को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे। तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कैलस भित्त द्वारा घिरा रहता है? निम्नलिखित में कौन सा कैलस भित्त द्वारा घिरा रहता है? तो आप आंसर करेंगे इसका। तो इसका आंसर हो जाता है लघु बीजाणुक मातृ कोश का। कौन? लघु बीजाणुक मातृ कोश का। ठीक है। निम्नलिखित कवकों में कौन भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित कवकों में कौन भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पे सभी छत्रक भी हैं, लाइकोपर्डोन है, गुच्छी, ये सभी भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एफ्लेटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एफ्लेटॉक्सिन उत्पन्न होता है कहाँ से? तो एफ्लेटॉक्सिन उत्पन्न होता है एस्परजिलस कवक द्वारा। कहाँ से? एस्परजिलस कवक द्वारा। कहाँ से उत्पन्न होता है? एस्परजिलस कवक द्वारा उत्पन्न होता है। एक धान्य दाने के भ्रूण का एकल बीजपत्र किसका प्रतिदर्श होता है? एक धान्य दाने के भ्रूण का एकल बीजपत्र किसका प्रतिदर्श होता है? आप आंसर करेंगे किसका प्रतिदर्श होता है? तो आप कहेंगे स्केटुलम का। किसका प्रतिदर्श होता है? स्केटुलम का होता है। किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणपोष में पहुंचती है? किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणपोष में पहुंचती है? कह रहा किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणपोष में पहुंचती है? तो आप कहेंगे परसिस्टेंस सिनर्जिड द्वारा। किससे? परसिस्टेंस सिनर्जिड द्वारा।
ईस्ट सैक्रोमाइसिस कवक का उपयोग होता है। कह रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी कवक का उपयोग कहाँ करते हैं, आप बताइए। सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी कवक का उपयोग होता है जब आप डबल रोटी बनाते हैं और अल्कोहल किण्वन करता है तो वहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी नामक कवक का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 दिए गए हैं और सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। गेहूं का स्लथ कंड रोग, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। डैपिंग रोग पाइथियम डिबेरिएनम द्वारा, ठीक है, डिबेरिएनम द्वारा, ठीक है। मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा। आलू का वार्ट रोग सिक्ट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा। एंथोसिस एक परिघटना है जिसका संबंध है, एंथोसिस एक परिघटना है जिसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे उसका किससे संबंध है, पुष्पकली के खुलने से। किससे संबंध है, पुष्पकली के खुलने से। ऐसा बीजांड जो इतना मुड़ा हुआ है कि न्यूसेलस तथा भ्रूणपोष फ्यूनिकल को 90 समकोण पर हो। कह रहा है कि ऐसा घुमा है न्यूसेलस भ्रूणपोष फ्यूनिकल से 90 डिग्री समकोण पर हो, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हेमीट्रापस टाइप का ओब्यूल होगा। कैसा ओब्यूल होगा, हेमीट्रापस ओब्यूल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सिप्री स्थित है कहाँ पे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सिप्री स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे 87 का आंसर बता दीजिए। शिमला में। कहाँ पे, शिमला में। सिप्री कहाँ पे, शिमला में। उसके बाद रेसरपीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है, रेसरपीन किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे सर्पगंधा से। किससे प्राप्त किया जाता है, सर्पगंधा से प्राप्त किया जाता है। इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है, इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे डलबर्जिया सीसो। क्या नाम है, डलबर्जिया सीसो। शीशम को कहते हैं क्या, डलबर्जिया सीसो, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। 4 दिए गए हैं, चारों का ऑप्शन मिलाया गया है लेकिन आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। सर्पगंधा एपोसाइनेसी, अफीम पापावेरेसी, बेलाडोना सोलेनेसी और तरबूज जो है ये आपका इससे मैच नहीं करता है, बेबिनेसी से मैच नहीं करता। बाकी आपके सभी सही हैं। चूँकि हमें गलत वाला आंसर करना था तो हमारा आंसर डी हो जाता है। चिलगोजा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, चिलगोजा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, आपको आंसर करना चिलगोजा किस पौधे से, तो आप कहेंगे पाइनस से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेप्लियोनेसी कुल का सदस्य नहीं है, कह रहा पेप्लियोनेसी कुल का सदस्य नहीं है, तो आप कहेंगे कौन सा, मूंज। कौन, मूंज। निम्नलिखित में से किसे पिजन पी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे पिजन पी कहा जाता है, तो आप कहेंगे अरहर को पिजन पी कहा जाता है, ठीक है। और यदि डीएनए के एक सूत्र में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ATCTG हो तो इसके पूरक mRNA का सूत्र क्या होगा, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और टी की जगह पे ए हो जाएगा, सी की जगह पे जी हो जाएगा, टी की जगह पे ए हो जाएगा और जी की जगह पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक सेंट्रल डोग्मा होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत काम है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। हिंदी तो मुझे नहीं आती इसकी, इसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, जो यहाँ पे हो रहा था। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। यहाँ देखिए वही हो रहा था, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। साथ में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जो डीएनए होता है या आरएनए होता है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक, जिसे प्योरीन और पायरिमिडीन में बांट देते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका पेंटोज शुगर होती है। और तीसरा क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक। तो जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अगर डीएनए होगा तो डीएनए में क्या पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से सदा डबल बांड से और ग्वानिन साइटोसिन से क्या करता है, ट्रिपल बांड से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसका क्रम बनता है। चलें, मानव में युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेती है। कह रहा मानव की युग्मनज कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी दशा में एक सामान्य मादा शिशु जन्म लेती है, आपको इसके बारे में बताना। 95 का आंसर बताना होगा।
तो कहेंगे ए वाला आपका आंसर सही हो जाता है। 2 यक्ष गुणसूत्रों में, कहाँ पे? 2 यक्ष गुणसूत्रों में। और उसके बाद जीव विज्ञान के इतिहास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने निम्नलिखित में से किसके विकास में योगदान दिया? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने किसके विकास में योगदान दिया? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा, 96 का आंसर बताना है। जल्दी बता दीजिए क्या होगा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। किसमें? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी करते हैं और क्वेश्चन को कोशिश करते हैं 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। टाइलोसिस उपस्थित होता है, टाइलोसिस उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होगा? तो आप कहेंगे टाइलोसिस उपस्थित होता है जाइलम कोशिकाओं में। किसमें? जाइलम की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे गामा विकिरण द्वारा। किससे प्रेरित किए जा सकते हैं? गामा विकिरणों द्वारा। उसके बाद भूरी पर्णचित्ती रोग किस कवक द्वारा होता है? भूरी पर्णचित्ती रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे 99 का आंसर बता दीजिए किस कवक के कारण होता है? तो हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी द्वारा। किसमें? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी द्वारा होता है। कवक सूत्रों का समूह कहलाता है, कवक सूत्रों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कवक सूत्रों का समूह कहलाता है कवक जाल। क्या कहलाता है? कवक जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कवक जाल कहलाता है। ठीक है, कवक जाल आपका सही आंसर होगा। और विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी कवक का उदाहरण है, विकल्पी परजीवी कवक का उदाहरण है, क्या उदाहरण होगा? फ्यूसेरियम। क्या होगा? फ्यूसेरियम होगा। क्या होगा? फ्यूसेरियम होगा। बॉर्डेक्स मिश्रण क्या है? बॉर्डेक्स मिश्रण आपने इसको, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जब मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा था। बॉर्डेक्स मिश्रण है तो आप बताएंगे बॉर्डेक्स मिश्रण क्या होता है? तो आप कहेंगे कॉपर सल्फेट चूना और जल का मिश्रण जो होता है बॉर्डेक्स मिश्रण कहलाता है। कॉपर सल्फेट चूना और जल का मिश्रण जो होता है बॉर्डेक्स मिश्रण कहलाता है। निम्नलिखित में से तारपीन का तेल, निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो आप बताएंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से प्राप्त किया जाता है। किससे? पाइनस से प्राप्त किया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। एक्सट्रीमिटीज के मुख व कान गर्म प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों की तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, यह नियम है। एक्सट्रीमिटीज के मुख व कान गर्म प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों के तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, यह नियम किसका है? तो आप कहेंगे यह नियम किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसका है? एलेन का नियम। किसका है? एलेन का नियम है। ऑप्शन डी आपका सही है, एलेन का नियम है। ऑप्शन डी सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस समूह में सभी अवशेषी अंग हैं? कह रहा किस समूह में सभी अवशेषी अंग हैं? थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। किसमें अवशेषी अंग हैं? कृत्रिम रूप अवशेष का कर्ण पेशिया निमिक पटल कहाँ गया? ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। कौन है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस आवृतबीजी पौधे में पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं? पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं, यानी गार्डलिंग लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। आप आंसर करेंगे किसमें? साइकस में। किसमें? साइकस में। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे तो वाहिकाएं तथा सख्य कोशिकाएं यानी वेहिकल्स और कैंपियन सेल अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो आप कहेंगे 107 का आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे साइकस में। किसमें अनुपस्थित होती हैं? साइकस में अनुपस्थित होती हैं। न्यूमैटोफोर एक विशेष प्रकार का परिवर्तित जड़ें हैं, यह किसका लक्षण है? न्यूमैटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं, यह किसका लक्षण है? तो आप कहेंगे मैंग्रोव पौधों का। किसका लक्षण है? मैंग्रोव पौधों का लक्षण। ठीक है। सूकिकाओं की सूकी किस आवृतबीजी कुल के पुष्पक्रमों का विशिष्ट लक्षण है? सूकिकाओं की सूकी किस आवृतबीजी कुल के पुष्पक्रम का विशिष्ट लक्षण है? तो आप कहेंगे 109 का आंसर बता दीजिए क्या होगा? ग्रेमनी कुल का। किसका है? ग्रेमनी कुल का है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज किसे मानते हैं? तो आप कहेंगे होमो इरेक्टस को मानते हैं। किसको मानते हैं? होमो इरेक्टस को मानते हैं। क्या मानते हैं? होमो इरेक्टस को मानते हैं। सभी कशेरुकियों के भ्रूण में क्लोम दरारों की उपस्थिति कौन से मत की पुष्टि करती है? क्रोम दरारों की किसकी पुष्टि करती है? बायोजेनेटिक्स की, बायोजेनेटिक लॉ की। एक पाली परागकोष पाया जाता है, एक पाली परागकोष पाया जाता है किसमें? गुड़हल में। एक पाली परागकोष पाया जाता है किसमें? गुड़हल में। घोड़े के जात वृत्ति में प्राचीनतम जीवाश्म अवस्था है, घोड़े के जात वृत्ति में प्राचीनतम जीवाश्म अवस्था होती है, तो आप कहेंगे इयोहिप्पस। किसमें? इयोहिप्पस में। ठीक है।
डिप्लोसोम संरचना पाई जाती है। डिप्लोसोम संरचना पाई जाती है कहाँ पे? तो आप कहेंगे डिप्लोसोम संरचना पाई जाती है, आप कहेंगे किसमें? सेंट्रोसोम में। किसमें पाई जाती है? सेंट्रोसोम में। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे में से पॉली एडनाइलेशन में होता है? पॉली एडनाइलेशन में होता है, क्या होता है? तो आप कहेंगे पॉली एडनाइलेशन में होता है एक पॉली ए पूंछ के सिरे 3 प्राइम से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस प्राणी में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिका नहीं होती? कह रहा किस में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिका नहीं होती? तो आप कहेंगे हाइड्रा में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पर तंत्रिका नहीं होती, ठीक है। इधर आ जाते हैं और आपका ये अब अंतिम पीडीएफ होगा हमारे समझ से, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ से एस्केरिस का लार्वा कहलाता है। एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है? मैंने आपको सभी लार्वा वाला वीडियो भी करा दिया है। रेमडिटी फार्म लार्वा कहलाता है। पेंगुइन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? पेंगुइन अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। किसके फूल से अंडाशय के अंदर रेपलम पाया जाता है? किसके फूल के अंडाशय के अंदर रेपलम पाया जाता है? आप कहेंगे 119 का आंसर बताएंगे तो किसमें पाया जाता है? सरसों के फूल के अंदर रेपलम पाया जाता है, याद रखिएगा। चालनी नलिकाएं भोजन के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त होती हैं क्योंकि इनमें होता है, क्या होता था? आप कहेंगे परिवेशित ल्यूमेन व छिद्रित क्रॉस भित्तियाँ होती हैं। परिवेशित ल्यूमेन और छिद्रित क्रॉस भित्तियाँ होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं किसमें? सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं तो आप कहेंगे कोशिका संकुचन में, कोशिका विभाजन में, सॉरी किसमें भाग लेती हैं? कोशिका विभाजन में। और डेस्मोसोम संबंधित है। डेस्मोसोम संबंधित है किसमें? कहेंगे डेस्मोसोम कोशिका एडहेरेंस से संबंधित है। और उसके बाद आपका आ जाता है कोशिका एडहेरेंस से संबंधित थी। और उसके बाद शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। शीर्ष प्रमुखता के लिए उत्तरदायी हार्मोन एंडोल एस्टिक एसिड यानी AIAA। और हिंस का बंडल ऑफ हिस मानव में निम्नलिखित में से किस अंग का भाग होता है? हिस का बंडल किस का भाग है? तो हिस का बंडल हृदय का भाग है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उन्नत परिवर्तित अमीनो अम्ल है? आपको इसका आंसर बताना है। उन्नत परिवर्तित अमीनो अम्ल है तो जल्दी बता दीजिए। एपिनेफ्रिन। कौन? एपिनेफ्रिन है। कौन है? एपिनेफ्रिन है। मित्रों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने सभी क्वेश्चन जितने हमारे इम्पॉर्टेंट हो सकते थे हमने किया। जो हमने परीक्षा वाणी से कराया, पूर्वावलोकन का आपका 1-2 क्लास बाकी है, हम करा देंगे आपको। कल से इंग्लिश की दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी, सुपर ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस पेपर की। और जब हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको जो है उसमें क्या कहते हैं डबल डोज की भी क्लासेस देते रहेंगे। हिंदी मीडियम की जितनी भी क्लासेस थी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। पूर्वावलोकन की 1-2 क्लास बची हुई है, हम उसे संडे को आपका अपलोड कर देंगे। अब इंग्लिश मीडियम के जितने भी अभ्यर्थी कल से अपनी क्लास रेगुलर करते रहेंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम को आपने बहुत सपोर्ट किया, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाए, चैनल को सपोर्ट किया। मैं आपको बता दूं चैनल आने वाले दिनों में आपके लिए क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर, TT की क्लासेस बहुत कुछ लेके आने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप में से कोई PET की तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस पेपर PET का भी शुरू होने वाला है, आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।